हेलो स्टूडेंट, मैं आफाक अहमद। विज्ञान कक्षा 10वीं हम लोग लेक्चर्स के पढ़ रहे थे। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का आज ये दूसरा अध्याय है। आज हम लोग इसमें अम्ल क्षार के साथ में विभिन्न अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने अम्ल और क्षार की डिफिनेशन समझी थी और उसके बारे में कुछ और दीगर चीज़ें जो हमें जानकारी चाहिए थी वो सब चीज़ें हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग इन अम्ल और क्षार की विभिन्न अभिक्रियाएं अलग अलग चीज़ों के साथ कराएंगे और उससे क्या चीज़ निकल कर आती है वो हम लोग देखेंगे। पहली अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं। धातु एक ऐसा पदार्थ है जो हम लोग जनरली जानते हैं, जैसे लोहा है ना, कॉपर है या इस तरह की और चीज़ें, लोहा, कॉपर, तांबा, पीतल, इस तरह की चीज़ें, इसको हम लोग जो है धातु बोलते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक धातु, कोई सी भी धातु हम लोग ले लेंगे, इस धातु के साथ अम्ल और क्षार क्रिया करके किस तरह क्रिया करते हैं और क्या उनके बाद में आता है। हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टैंड ये लगाया है जिस पे परख नली लगाई है। परख नली जिसके ऊपर हम लोगों ने लगाई है, इस परख नली को खाली रखने के लिए ये स्टैंड लगाया गया है, वरना स्टैंड का कोई काम इसमें नहीं होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक परख नली ली है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाम याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हम लोगों ने इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा जल की पाई जाएगी, या पूरी तरह से बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, कम एसिडिक होगा, तो ये बोलेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हम लोगों ने इस परख नली में पहले लिया है। और फिर इसके बाद में इसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए हैं, ये टुकड़ा दिख रहा है, ये जिंक के टुकड़े हम लोगों ने डाल दिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का हम लोगों ने विलयन लिया है और उसके अंदर कुछ टुकड़े जिंक धातु है ना, धातु की क्रिया कर रहा है, इसलिए धातु के हम लोगों ने यहाँ पर इसमें टुकड़े डाल दिए। तो अम्ल की धातु के साथ क्रिया, अम्ल H2SO4 हो गया और जिंक जो है एक धातु हो गया, इन दोनों की आपस में यहाँ पर क्रिया कराई तो क्या चीज़ मिला। जब हम लोग यहाँ पर क्रिया करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो विलयन बचेगा ये जिंक सल्फेट का विलयन बचेगा, जिंक सल्फेट का विलयन बचेगा। यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन बचेगा, जिंक और सल्फेट का आपस में रिएक्शन हो जाएगी, जिंक सल्फेट का विलयन बचेगा और हाइड्रोजन गैस जो है हम लोग के पास में बच जाएगी। H2 हाइड्रोजन गैस हम लोगों के पास में बच जाएगी, हाइड्रोजन गैस बचेगी और जिंक सल्फेट का विलयन इसमें बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम लोग को चेक करना है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली, हम लोगों ने इसकी एक नली लगाकर एक टब के अंदर हम लोगों ने साबुन का पानी ले लिया, एक टब लिया, इसमें साबुन का पानी ले लिया। यहाँ से हाइड्रोजन गैस, चूँकि गैस है, तोड़कर ऊपर चली जाएगी। ये गैस हम लोगों ने ले ली। अब ये गैस जो है इस नली को फॉलो करती हुई जाएगी और उस पानी के अंदर इस सॉल्यूबल वाटर जो हम लोगों ने साबुन का जो विलयन लिया है, साबुन का जो पानी लिया है, इसके अंदर यहाँ से छूटेगी। अब जब ये गैस, हाइड्रोजन गैस इस पानी के अंदर, साबुन के इस पानी के अंदर जब छूटेगी तो ये इसके साथ में बुलबुले बना लेगी, है ना। जनरली जैसे हम लोग जो बुलबुले देखते हैं ना हमारे घर में, कपड़े वगैरह धोते हैं उस टाइम पे जब बुलबुले बनते हैं, तो इस तरह के बुलबुले बन जाएंगे और ये बुलबुले ऊपर की तरफ जाएंगे। इसको टेस्ट करने के लिए एक मोमबत्ती या कोई भी इस तरह की जलती हुई चीज़ मैं जब उन बुलबुले के पास लेकर जाऊँगा तो ये फूटेंगे और फूटते हुए फट 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 की आवाज़ जो है ना इसमें आएगी, फूटते हुए एक आवाज़ इसमें फट 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 की आवाज़ आएगी। तो इस तरह की आवाज़ हाइड्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग जलाते हैं तो उसमें इस तरह की आवाज़ ही उसमें आती है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराई, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराई, तो हम लोगों को उस धातु के जो है सल्फेट का विलयन मिला और साथ में जो है हम लोगों को हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। अब आपका क्वेश्चन अगर बनता है कि धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल की धातु के साथ क्रिया न कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, या हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, या हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है।
ठीक है। इसी तरह से अगर इस विलयन में हम लोग हाइड्रोजन H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की बजाय अगर हम लोग एक क्षार ले लें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हम लोगों ने ले लिया। अब NaOH की क्रिया हम लोगों ने धातु के साथ कराई, NaOH क्षार है, धातु जिंक हम लोगों ने लिए, इसकी क्रिया अगर इसके साथ में कराई तो हम लोग को सोडियम जिंकेट मिलेगा, यानी जो सोडियम होगा इसका वो जिंक के साथ क्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन हम लोगों को फिर इसमें भी प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम लोग चाहे अम्ल की या क्षार की किसी की भी क्रिया अगर धातु के साथ कराएंगे तो हम लोगों को हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, हम लोगों को हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको अलग से बनता है तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अम्ल के साथ क्रिया हम लोगों ने देखी और ये क्षार के साथ क्रिया देखी, इसी तरह से ये इसी में। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगली क्रिया देखते हैं हम लोग। अगली क्रिया है धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया हम लोग कराने वाले हैं। पहले एक एक चीज़ देखते हैं। पहले मैं धातु कार्बोनेट की क्रिया कराता हूँ। कार्बोनेट CO3 और धातु कोई भी धातु हो सकती है, सोडियम या फेरस या कॉपर या जिंक, है ना, इस तरह की कोई भी धातु हम लोग ले सकते हैं। तो किसी भी धातु के कार्बोनेट यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट लिया है। सोडियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है जो आसानी से काटी जा सकती है। जनरली जो धातु होती है हम लोग की लोहा है, कॉपर है, इसको हम लोग नॉर्मली काट नहीं सकते, थोड़ी सी कड़क होती है ना। लेकिन सोडियम जो है नरम धातु होती है और उसको आसानी से काटा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का बनता है, आगे आप लोग का आएगा, यहाँ पर मौका मिला इसलिए मैंने बता दिया। तो धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर हम लोग क्रिया करा रहे हैं किससे? अम्ल के साथ में। अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद कर लीजिए नाम अच्छे से, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट के साथ में इसमें कराई है। सोडियम कार्बोनेट के टुकड़े डाले और इसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर मौजूद था, ठीक है। जब इनकी क्रिया हुई तो हम लोगों को NaCl, सोडियम क्लोराइड, या जिसको जनरल भाषा में हम लोग नमक बोलते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक, है ना, या साइंस की भाषा में इसको लवण बोलते हैं, लवण, है ना। ये लवण जो है उदासीन होते हैं, ना ये अम्ल होते हैं ना क्षार होते हैं, ठीक है, ना अम्ल होते हैं ना क्षार होते हैं, ये लवण कहलाते हैं। जो हम लोग के चैप्टर का तीसरी चीज़ है, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो ये NaCl जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है ये लवण है, ठीक है। तो जब भी हम लोग धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो हम लोगों को लवण प्राप्त होता है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल प्राप्त होता है। जब भी हम लोग किसी धातु कार्बोनेट, सिर्फ इतना देख रहे हैं भी हाइड्रोजन, धातु कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल से कराएंगे तो लवण प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर शो कर दी गई है उसमें, ठीक है। धातु कार्बोनेट की क्रिया किसी भी अम्ल से कराई तो हम लोग को लवण प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हुई। आपको क्वेश्चन आए अगर कि धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराने पर, अम्ल की क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस निकलती है, ठीक। इसी तरह दूसरा हम लोग का जो पार्ट था कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी धातु कार्बोनेट था, अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया कराना है। Na2CO3 था, ये NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया मैंने एक अम्ल से कराई, एक एसिड से कराई HCl से, तो फिर मुझे NaCl यानी लवण प्राप्त हुआ, जल मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ठीक। यानी अगर हम लोग धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट इन दोनों में से किसी की भी क्रिया अगर अम्ल से कराएंगे तो लवण प्राप्त होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी और जल प्राप्त होगा। ये आप लोगों की रिएक्शन का एक छोटा सा जो है फार्मूला। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं।
यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि धातु के ऑक्साइड, जिसे धात्विक ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं, कोई भी धातु उसके ऑक्साइड यानी उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया, जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है तो वो धात्विक ऑक्साइड बना लेती है, जैसे फेरस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। इस तरह से कोई भी धातु अगर क्रिया करेगी सोडियम ऐसे, तो ये अलग अलग जो है ऑक्साइड बनाएगी। तो ऐसे किसी भी धातु के ऑक्साइड की क्रिया अगर हम लोग अम्ल से कराएं तो क्या मिलेगा, वो हम लोगों को इसमें बताना है। इस रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग एक बीकर लेंगे और उसमें कॉपर ऑक्साइड, जो भी हम लोग धातु ले रहे हैं उस धातु ऑक्साइड को लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं इसलिए हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड लिखा है। अगर दूसरा कोई ऑक्साइड लेंगे तो उस ऑक्साइड की बात करेंगे। तो एक बीकर में हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड लिया थोड़ी सी कम मात्रा में, ठीक है। उसको धीरे धीरे हिलाते गए और हम लोगों ने इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे हम लोग बोलते हैं HCl, कॉपर ऑक्साइड की HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई। कॉपर ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड हो गया और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल हो गया, एसिड हो गया। तो जब धातु के ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया कराई तो हम लोगों को लवण प्राप्त हुआ, कॉपर क्लोराइड प्राप्त हुआ और पानी, इस बीकर में कॉपर क्लोराइड और पानी बचा रह जाएगा, ठीक। तो धातु ऑक्साइड से क्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है। ये आप लोगों के इस पूरी अभिक्रिया का एक फॉर्मूला। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज की लास्ट चीज़ है उदासीनीकरण, ठीक है। उदासीनीकरण ये एक रिएक्शन है एक्चुअल में, जिसमें हम लोग अम्ल और क्षार को आपस में मिला रहे हैं। अभी हम लोग अम्ल और क्षार की अलग अलग चीज़ों से क्रिया करा रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने अम्ल और क्षार को दो अलग अलग, एक अम्ल लिया एक क्षार लिया, दोनों को आपस में हम लोगों ने मिलाया और उनको मिलाने के बाद देखा क्या प्राप्त होता है। तो जब भी हम लोग किसी अम्ल को क्षार के साथ मिलाएंगे, जब भी अम्ल को क्षार के साथ मिलाएंगे तो लवण प्राप्त होगा और जल निकलेगा, तो लवण प्राप्त होगा और जल निकलेगा। ऐसी क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है क्योंकि ये क्षार इस अम्ल को उदासीन बना देगा। अम्ल की जो अम्लीयता है या उसकी जो रिएक्शन होती है, जो अम्ल का जो रिएक्शन होता है, वो क्षार उसको ख़त्म कर देगा और उसकी रिएक्शन जो है ख़त्म होकर वो उदासीन हो जाएगा। ना वो अम्लीय रहेगा ना क्षारी रहेगा, बल्कि वो उदासीन हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उदासीन अभिक्रिया कहलाती, ऐसी अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसमें लवण और जल, पानी प्राप्त होता है। पानी जो है उदासीन होता है, ना एसिड होता है ना क्षार होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अम्ल की क्रिया क्षारक से कराई है। अम्ल हम लोगों ने NaOH ले लिया, दूसरा भी ले सकते हैं, है ना। हमने NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एसिड है, अम्ल है। इन दोनों की जब आपस में क्रिया कराई तो NaCl यानी एक लवण प्राप्त हुआ, है ना, नमक हम लोग जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, लवण प्राप्त हुआ, प्लस जल हम लोग को यहाँ पर निकल गया। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था शुरुआत में कि किस तरह से जो है अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है, रासायनिक समीकरण को किस तरह से इक्विटाइज किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है हम लोग की ये रिएक्शन जो है बैलेंस है पूरी तरह से। सोडियम इधर एक है, इस तरफ भी एक है, ऑक्सीजन इस तरफ एक है, इस तरफ भी एक है, हाइड्रोजन इस तरफ में दो हैं, इस तरफ पे हाइड्रोजन दो हो गए, क्लोरीन एक है, क्लोरीन यहाँ पर एक है, ठीक है। तो जब भी हम लोगों ने अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे तो हम लोगों को लवण और जल प्राप्त होगा। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में होगी, आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई डाउट आया या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। बस इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।